हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 10 सितंबर 2021। तो 10 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तो चैनल लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो कल ही के दिन यह मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 9 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मनाया जाता है, मतलब 2020 से ही 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। बात हुई है कि यूनेस्को द्वारा यह मनाया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसके प्रमुख ऑड्रे अजोले हैं। 16 नवंबर 1945 की स्थापना हुई थी। अभी कार्यकारी निदेशक इसके हैं हेनरिटा एच फोर तथा इसकी बात हुई और यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ के यह कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोर तथा यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा यूनिसेफ का मुख्यालय है यूएसए न्यूयॉर्क में। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि यूनेस्को और यूनिसेफ के संघर्ष से प्रभावित होकर मनाया जाता है। दिवस मनाने का आह्वान किया गया। तो यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 में ए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तो किसे शामिल किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रमेश नारायण को। ये है इमेज में रमेश नारायण। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यानी कि AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। AFAA हॉल ऑफ फेम सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को पहचानने के लिए तैयार है। यह उन लोगों के लिए है जिनमें विज्ञापन की एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। यह है इमेज में रमेश नारायण जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्पल बनर्जी की बुक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम का भी शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य उन युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है और इस तरह उन्हें आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। यानी उन्हीं को यह बातचीत बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने POS डिवाइस वाइज पोस गो लॉन्च किया है? तो वाइज पोस गो लॉन्च करने वाला बैंक है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्फ यानी कि POS स्वाइपिंग मशीन यानी कि वाइज पोस गो लॉन्च की है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने MS स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस POS डिवाइस को रोल आउट किया है। वाइज पोस गो की शुरुआत देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार और कैशलेस अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। अब बात हुई है कर्नाटका बैंक के बारे में, तो हम लोग जान लेते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS तथा इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को की गई थी।
इसके पास टोटल एसेट है, यानी कि कुल संपत्ति है 85,581.35 करोड़ रुपए 2021 के अनुसार। यहाँ पर व्हाइट पोस्ट गो के बारे में दिया हुआ है डिटेल से, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो यह समझौता ज्ञापन करने वाला बैंक है ऑप्शन बी, यानी कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एचडीएफसी बैंक की शाखाएं इन क्षेत्रों में एमएसएमई परियोजनाओं और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं का एक सेट भी प्रदान करेगा। जान लेते हैं हम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बारे में। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत भारत सरकार का एक आईएसओ 9001/2015 प्रमाणित उद्यम है। अब बात हुई है एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में जानते हैं। एचडीएफसी बैंक एक फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग कंपनी है। इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन जी। इसका ओनर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एचडीएफसी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में इंडिया में की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये दोस्तों यह अनुमान 9.50% लगाया गया है, यानी 20 का सही जवाब है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइज किया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 9.5% और 2022-23 में 7% रहने की दर से उम्मीद जताई है। भारत की बाहरी स्थिति बहुत मजबूत है और यह भारत की संप्रभुत्व रेटिंग और काफी समर्थन करता है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास राजकोषीय स्थिति में एक साथ गिरावट आई है, आने वाली तिमाहियों में से भारत के मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। यहाँ तक कि खाद्य कीमतों के नेतृत्व में मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की भी संभावना जताई गई है। तो यह रेटिंग रहने वाला है, यानी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 9.50% रहने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उम्मीद जो जताया गया है, यह विकास दर यह रहने वाला है 9.50%। अब चलते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने देश भर के कितने शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रन्न नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो 132 शहरों के नियमन के लिए यह लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है। यह इमेज में भूपेंद्र यादव, इन्होंने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रन नामक पोर्टल लॉन्च किया है। प्रन नाम का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पोल्यूशन इन नॉन अटैचमेंट सिटीज। पोर्टल pran.cb.gov.in है। शहर की हवाई कार्य योजना की कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहयोग करेगा। NCAP यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया है। तो इतना बात हम लोग जान लिए इस प्रन्ना पोर्टल के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो यह प्यूरिफायर टावर चंडीगढ़ में लगाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी CPCC की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और 24 मीटर ऊंचा है। यह एयर प्यूरिफायर टावर आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। अब बात हुई है चंडीगढ़ के बारे में, तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं उपराज्यपाल कौन है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और अपनी अध्यक्षता में 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 यानी कि 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा एक राजनयिक होता है जो शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। G20 समिट का 2021 संस्करण रोम इटली में आयोजित किया जाएगा। 2022 की G20 बैठक इंडोनेशिया में बाली में आयोजित की जाएगी। तो 21 और 22 का डेटा दिया हुआ है तथा 23 का भी डेटा दिया हुआ है कि भारत में यह मेजबानी की जाएगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो वतन प्रेम योजना शुरू करने वाला राज्य है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। गुजरात सरकार ने शुरू की वतन प्रेम योजना। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। यह परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होगी। यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। अब बात हुई है गुजरात सरकार के बारे में, तो जान लेते हैं हम लोग इस गुजरात के बारे में। गुजरात यह है भारतीय मैप में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहाँ का राज्यपाल है तथा विजय रूपानी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर 182 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क तथा वनसदा नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष जो थे रजनीश कुमार का कैबिनेट रंग के पद पर कार्यकाल 2 साल के लिए है। रजनीश कुमार को अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक है। वह 1980 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। वर्तमान में जो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक है, इन्हें हाल ही में यह निदेशक चुना गया है लास्ट अगस्त से लेकर शुरू सितंबर के बीच, यानी लगभग लास्ट अगस्त में ही इन्हें चुना गया है। अब चलते हैं, बात हुई आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि यहाँ से तेलंगाना जो अलग हो गया 2014 में, उसके बाद यह एक छोटा राज्य बन गया है। पहले यह मिलकर बहुत एक बड़ा राज्य रहता था, अब कुछ उससे छोटा हो गया है। अमरावती यहाँ की राजधानी है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ का राज्यपाल है तथा वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 25 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर 175 विधानसभा सीट है। यहाँ पर विधान परिषद की भी सीट है जिसकी संख्या कुल 58 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो बने हैं यह ऑप्शन बी सही जवाब है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेस बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली ड्रेई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 36 साल की उम्र में रोनाल्डो अब 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह उपलब्धि हासिल की है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो वह टोक्यो ओलंपिक विजेता गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नीरज चोपड़ा। यह इमेज में नीरज चोपड़ा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक बहुवर्षीय ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद यह साझेदारी चैंपियन भाला फेंकने वाले एक साथ हस्ताक्षर करने वाले पहली ब्रांड साझेदारी भी है।
तो इतना बात हम लोग जान लिए कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अब समझौते किए हैं, साझेदारी किए हैं नीरज चोपड़ा जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI द्वारा लगाया गया जो पहले से प्रतिबंध था किस बैंक पर हटा लिया गया है? तो कल ही के दिन यह यूको बैंक पर जो लगाया गया प्रतिबंध था, शायद पिछले 4 वर्षों से यह प्रतिबंध था, यह हटा लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूको बैंक को वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया है। यह निर्णय बैंक को ऋण देने, विशेष रूप से निगमों को और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। इससे पहले RBI ने उच्च नेट परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA और नकारात्मक रिटर्न ऑफ एसेट्स यानी कि ROA के कारण मई 2017 में कोलकाता स्थित ऋणदाता को PCA में डाल दिया था। अब बात हुई है यूको बैंक के बारे में, तो यूको बैंक के बारे में जान लेते हैं। यह यूको बैंक का लोगो तथा यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। इसके MD तथा CEO है अतुल कुमार गोयल। इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी। अब बात हुई RBI के बारे में, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI भारत के सभी बैंकों का संचालक है तथा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी ब्रिटिश राज में ही। अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। RBI सभी बैंकों के संचालक के साथ साथ भारत के अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इतना बात हम लोग RBI के बारे में भी जान ली। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को अधिवास प्रमाणी पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टू इशू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो स्टडिंग आउटसाइड स्टेट, यह यहाँ के सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। अब बात हुई छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अनुसुईया यूके यहाँ का राज्यपाल है। भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री है। 11 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर 90 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुतरू नेशनल पार्क जिसे इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सभी नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आज ही के दिन यह किया जाने वाला था, आज किया जा चुका है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी यह भारत सरकार द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारत। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, कंपनियों को सेबी को सूचित करना आवश्यक है जब कोई इकाई किसी सूचीबद्ध कंपनी में कितने प्रतिशत से अधिक से रखती है? द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द सेबी व्हेन द एंटिटी होल्ड मोर देन हाउ मच परसेंट शेयर ए लिस्टेड कंपनी इन ए लिस्टेड कंपनी। यदि किसी भी कंपनी में कोई भी एंटिटी होल्ड करता है, यानी किसी भी लिस्टेड कंपनी में यदि कोई भी एंटिटी होल्ड करता है कि उसका 5% शेयर मेरा है, तो उस कंपनी को जब 5% शेयर उसको अपना होगा किसी एंटिटी के लिए किसी लिस्टेड कंपनी में, तो कंपनी को सेबी को सूचित करना यह जरूरी होगा। तो यह कितना प्रतिशत रखा गया है, कितना प्रतिशत रहने पर यह सूचित किया जाना है, तो आपको इसका जवाब जरूर देना है। यह बहुत ही रिसेंट न्यूज है जिसमें सेबी को यह इन्फॉर्म करना जरूरी है, वरना आपको इस पर जुर्माना लग सकती है या फिर आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो यह कितने प्रतिशत का मिनिमम रिक्वायर्ड रखा गया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग वीडियो, एक नए वीडियो के साथ अब कल। तब तक आप बड़ों के साथ सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।